जब पर्दे में से मैंने रमुआ को एक निगाह देखा, लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगी। ठाकुर साहब के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मंजली मैं ही कहलाई। ठाकुर साहब के पास 20 गांव की रामगुजारे थी। वहाँ बड़ी हवेली के बीच दलान और आगे ठाकुर साहब की बैठक थी। हवेली के दरवाजे पर 24 घंटे चौकीदार रहते थे। हाँ, तो बड़ी ही ठाकुर साहब की सबसे करीब थी। जब ठाकुर साहब कहीं जाते तो वह घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती। उनमें दया धर्म नहीं था। पूरे गांव में उनकी पकड़ थी। कहाँ से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। ठाकुर साहब 65 साल के आसपास के हो चले थे और बड़ी 60 के करीब की थी। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना उसकी आदत थी। वह 40 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी ठाकुर साहब का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 22-21 साल की चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार डुमरी गांव में जब ठाकुर साहब आए, तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ़ की थी और वह मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और ना जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ ठाकुर साहब से मेरा विवाह हुआ। जैसे ही दूसरी जगह होता है, सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी थी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी विवाह की बातें एक सपने जैसी थी, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत हैं, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब ठाकुर साहब के यहाँ से रिश्ते की बात आई, तब मैंने भी मना नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तनातानी वाली कोई बात ही नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ गांव-गांव जाती थी और वसूली करती थी। ऐसे ही एक बार मैं रंबावड़ी गांव गई। वहाँ सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर साहब को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ रमुआ ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई है। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। इस साल आप कर्ज माफ़ कर दीजिए। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने हवलदार से कहा, बांध लो इसे, इसकी सज़ा हवेली में तय होगी। मैं जब ठाकुर साहब के यहाँ आई, तब पहल पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त ज़रूरत पर सलाह देने के साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी झरोखे में आकर बैठ गई। रमुआ को रस्सी से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़े ठाकुर साहब के इशारे का इंतज़ार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करें। मैंने अपनी नौकरानी से उसको मारने की वजह पूछी तो उसने बताया, मंजली, ठकुरान यहाँ आए दिन तो यह सब होता ही रहता है। अरे कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। रमुआ थर थर काँप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं झरोके के पीछे चली गई। तभी ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ठाकुर साहब, यह रमुआ मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं, पड़ा रहेगा। हवेली खेत खलियान के काम तो करेगा ही, यह मजबूत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई,
लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने रमुआ को 10 कोड़े की सज़ा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से रमुआ को बुलवाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों से आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। रमुआ ने पर्दे की दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मंजली ठकुराइन जी, आदेश। पर्दे में से मैंने रमुआ को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगी। मैंने रमुआ पर रोब गाँठते हुए कहा, तो तू है रमुआ, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? आदेश मंजली ठकुराइन। मैंने कहा, इधर आ, यहाँ तो ठाकुर जी की बैठक है। मयान में पंखा लगा है, उसकी डोरी निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। रमुआ बंदर की तरह दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुँच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांध दी। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को ठाकुर साहब ने बैठक का इंतज़ाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा तब उसने मेरा नाम बताया। ठाकुर साहब की निगाहों में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, इस रमुआ को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ रख लिया करूँगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी रमुआ के ऊपर सौंप दी। हवेली से कुछ दूर पर खेत था। खेत में मकान बना था जिससे हवेली का कोई आदमी वहाँ जाए तो उसे कोई परेशानी ना हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बांध दी गई थी जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाह हवेली की औरत पर नहीं पड़े, क्योंकि बड़ी अब 60 के पार हो चुकी थी, इसलिए यह सब बंदिशें उन पर तो नहीं थी। छोटी पर कम और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा थी। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और रमुआ बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने रमुआ को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ उमड़ कर बरसने लगी। रमुआ भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूँगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और रमुआ छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने रमुआ को अंदर आने के लिए कहा, तभी जोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वे मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए रमुआ को जोर से पकड़ लिया। उस समय मैं रमुआ के लिए औरत और रमुआ मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। रमुआ मुझसे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी जो अभी भी सो रही थी उसको उठाते हुए कहा कि आज यहीं रात गुजारने का इरादा है। नौकरानी हड़बड़ाकर उठी और गाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने रमुआ को दलान में बुलाया और बड़ी से कोड़े लेकर रमुआ पर एक ही सांस में 10-20 कोड़े बरसाए। मेरे इस बर्ताव की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रमुआ को पाने के लिए तड़प रही थी। ठाकुर साहब को बड़ी खुशी हो रही थी कि मंजली भी अब हवेली के रंग में रच रही है, और उधर रमुआ अब भी यही नहीं समझ पाया कि आखिर मंजली ठकुराइन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश इतनी अदाओं के साथ की कि वे मना नहीं कर सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरतों वाली तैयारियां मुझ में कहाँ से आ गई, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से रमुआ को बुलाकर हवेली की साफ सफाई कराई। रमुआ अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब की खुशियों का पारवार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतें, कवाली और नाच गानों का दौर चल रहा था। कब रात होती कब सुबह मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरी में पड़ा था खुशियाँ मनाने में खर्च हो रहा था।
जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था। और हो भी क्यों नहीं, ठाकुर साहब का वारिस जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थी और इतने दिनों तक हवेली को वारिस नहीं देने की वजह जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वे समझ नहीं पा रही थी कि मंजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया था।